नमस्कार, राज्यसभा टेलीविजन के कार्यक्रम मीडिया मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। मीडिया मंथन के आज के अंक में हम बात करेंगे अपने टीवी चैनलों, खासकर जो हिंदी के बड़े चैनल्स हैं उनमें एक खास ढंग से इन दिनों खबरों को परोसा जा रहा है, या खबरों से पलायन आप कह सकते हैं। खबरों की जगह बहुत सारी पैकेजिंग हो रही है। अगर देखा जाए तो इस वक्त देश के सामने तरह तरह की चुनौतियां हैं। खबर की दुनिया के लिए कदम कदम पर ढेर सारे मसले, ढेर सारी बातें बिखरी पड़ी हैं। प्रिंट मीडिया में कहीं कहीं ऐसे मुद्दों को कवर करने की अच्छी या आधी अधूरी कोशिश दिख जाती है, लेकिन न्यूज़ चैनलों के बड़े हिस्से में इन बड़े मसलों को कुछ समय के लिए किसी फिल इन गैप की तरह लिया जा रहा है। खासतौर पर हिंदी के ज़्यादातर न्यूज़ चैनल एक बार फिर खबरों के सतहीकरण या ट्रिविलाइजेशन के चरम पर पहुंच गए हैं। यह सब किस लिए हो रहा है? सिर्फ अच्छी रेटिंग यानी मुनाफा के लिए, या इसके पीछे कोई विचार या दर्शन भी है? क्योंकि खबरों या कार्यक्रमों के ऐसे प्रस्तुतिकरण से एक तरफ समाज के ज्वलंत सवाल और मसले दब जाते हैं, तो दूसरी तरफ इससे समाज का प्रभुत्वशाली हिस्सा या शासक समूह भी निरापद महसूस करता है। सूचना विहीनता और ज्ञान विहीनता एक गैर जिम्मेदार समाज और निरंकुश शासन के लिए जमीन तैयार करती है। मीडिया मंथन के आज के अंक में हम अपने न्यूज़ चैनलों के इसी टीवी शास्त्र पर बात करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए मौजूद हैं चार खास मेहमान। हमारे साथ हैं वैभव सिंह, शिक्षाविद और लेखक। हमारे साथ हैं एनके सिंह, लंबे समय तक टेलीविज़न में काम कर चुके हैं और इस वक्त भी टेलीविज़न के साथ जुड़े हैं। टेलीविज़नों के एडिटर्स की जो संस्था है बीए, उसके वे आप महासचिव भी हैं। हमारे साथ हैं वर्तिका नंदा, लंबे समय तक टेलीविज़न चैनलों में काम कर चुकी हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय में इन दिनों मीडिया की शिक्षक हैं। हमारे साथ हैं विनीत कुमार। विनीत कुमार मीडिया के बारे में कई किताबें लिख चुके हैं, स्वयं मीडिया स्टडीज़ के अध्यापक हैं। आप चारों लोगों का हमारे स्टूडियो में इस चर्चा में स्वागत है। शुरुआत हम विनीत आपसे करते हैं। इन दिनों अगर हम देखें तो हमारे चैनलों में, खासकर हिंदी के चैनलों में, पहले होता था कि कोई छोटा मोजोला चैनल ऐसा करता था, लेकिन अब सभी चैनल, चाहे वो बड़ा चैनल हो, छोटा हो या मझोला हो, सभी चैनलों में खबरों से एक पलायन फिर से दिखने लगा है। एक दौर में ऐसा था, लेकिन बाद में बीए और बहुत सारी संस्थाओं के दबाव पर, जन दबाव के बाद भी एक देखा गया कि खबरों की तरफ वापसी टीवी चैनलों की हुई थी। इस समय फिर पलायन दिख रहा है और भारी पैमाने पर अजीब अजीब तरह की चीज़ें टीवी चैनलों के प्राइम टाइम के दौरान भी दिखाई पड़ने लगी हैं। कैसे आप इन चीज़ों को देखते हैं? उर्मिलेश, जिसे आप खबरों का पलायन कह रहे हैं, इसको मैं बहुत अलग तरीके से देखता हूँ। ये बिजनेस स्ट्रैटेजी है। पहली बात कि जो प्रोमो में आपने विजुअल्स दिखाए, अगर ये चैनल फर्स्ट हैंड वहाँ जाकर कवर करें, जिस अर्जेंटीना और दक्षिण अफ्रीका के जंगलों की ये फुटेज लाकर आपको दिखा रहे हैं, लूप बार बार करके दिखा रहे हैं, अगर ये चैनल खुद इसकी कवर करें, इस पर शूट करें, तो उनको बहुत ज़्यादा इसमें लागत लगेगी। लेकिन ये यूट्यूब से उठा रहे हैं या दूसरे सोर्स, सेकेंडरी सोर्स से उठाकर आपके सामने पेश कर रहे हैं, सुपर क्रोमा मोन्टाज लगाकर। इसका मतलब ये खर्चे की कटौती के लिए ये काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके चैनल का खर्चा कहीं बड़े स्तर पर और डिस्ट्रीब्यूशन और प्रमोशन में जा रहा है। एक बात तो ये। दूसरी चीज ये कि अगर आप मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की पूरी रिपोर्ट उठाकर आप देखेंगे, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे तेजी से मेन स्ट्रीम मीडिया पर सोशल मीडिया का दबाव बढ़ रहा है। अब ये सोशल मीडिया का जो ग्रोथ रेट है वो 45% से ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट है वो सोशल मीडिया की तरफ ज्यादा बढ़ा है। अब आप सोशल मीडिया में जो इनबॉक्स में मटेरियल आ रहे हैं, जो व्हाट्सएप के जरिए आ रहे हैं, उसमें बहुत ही अजीबोगरीब और इसी तरह के विजुअल्स और फुटेज आते हैं। तो इसका मतलब यह है कि एक न्यूज़ चैनल का मुकाबला जो है वो सिर्फ दूसरे न्यूज़ चैनल से नहीं है, बल्कि उसको सोशल मीडिया से भी उसका उतना ही मुकाबला है। और तीसरी बड़ी बात यह कि टेलीविज़न देखने का पैटर्न हिंदुस्तान में तेज़ी से बदला है। मतलब ये कि अब रिमोट पर जो है, टेलीविज़न रिमोट पर जो है, वो अभिभावकों की पकड़ थोड़ी ढीली हुई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये अच्छा हुआ या खराब हुआ है, लेकिन प्राइम टाइम में अगर आप देखेंगे तो हर चौथे पांचवें घर में कार्टून नेटवर्क चल रहे हैं, बच्चों के चैनल चल रहे हैं। और अगर व्यूअरशिप को पूरा आप देखेंगे तो व्यूअरशिप का जो ग्रोथ रेट है वो 2 से 3% हर साल बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि वो जो डोरेमोन, पोकेमोन और इस तरह के जो कैरेक्टर देख रहे हैं, जो जानवरों पर, जंगलों पर जो प्रोग्राम बेस्ड देख रहे हैं, वो बच्चों के लिए हैं, जिसमें वॉइस ओवर इंसान के डाले जाते हैं, उससे उसका कंपटीशन है। मतलब न्यूज चैनल, अगर एडल्ट जो हैं, पेरेंट्स न्यूज चैनल देखना चाह रहे हैं, तो उनकी सबसे बड़ी जद्दोजहद है कि उसके बच्चे उन्हें देखने दे रहा है या नहीं दे रहा है। ऐसे में एक क्रॉस जो है कंटेंट जनरेट करने का काम कर रहे हैं न्यूज चैनल, ताकि वो न्यूज चैनल भी देख सके और बच्चे के लिए भी उन्हें कार्टून नेटवर्क या दूसरे चैनलों पर शिफ्ट नहीं हो पाए। एनके सिंह जो बात कह रहे हैं
विनीत, अगर हम उसको थोड़ा सा और उसका विस्तार करें, हमने एक दौर में देखा कि बैतुल के एक तांत्रिक की भविष्यवाणी की वो कब मरेंगे, इसको लेकर कवर करने के लिए देश के बड़े बड़े चैनल जो पार्लियामेंट कवर करते हैं, जो बड़े बड़े इश्यूज़ को टेकअप करते हैं, नेशनल इंटरनेशनल, वो बैतूल के उस गांव में चले गए। 44 ओबी वैन्स लगे जी, 44 ओबी वैन। ठीक वैसे ही हम फिर ये भी देखते थे उस दौर में कि गाड़ी चल रही है, ड्राइवर नहीं है। हम यह भी देखते थे कि नाग नागिनें अपने तमाम कर्तव्यों के साथ भारतीय टेलीविज़न चैनलों के न्यूज़ रूम में अवतरित हो गई हैं। तो लेकिन अभी देखा गया था कि हम मानेंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन का भी एक कंट्रीब्यूशन की, और एक जनमानस में भी एक दबाव बना। मीडिया रिव्यूज़ आते थे अखबारों में भी, हर जगह, लेकिन एक दबाव के बाद फिर पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक खबरों की तरफ एक रुझान दिखा था। आखिर क्यों वो बात थमी है? क्यों ये जंगल न्यूज आ रही है? जंगल न्यूज आए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जंगल यहाँ जल रहे हैं, उत्तराखंड में, हिमाचल के जंगल जल रहे हैं। फॉरेस्ट राइट्स को लेकर इतनी बड़ी इस देश में लड़ाई चल रही है, सरकार कुछ कह रही है, फॉरेस्ट में रहने वाले कुछ कह रहे हैं। अगर वो सब चीज़ें आप दिखाएं, बात समझ में आती है कि जंगल की खबर आप दे रहे हैं, लेकिन जंगल इनमें अर्जेंटीना, स्वीडन, डेनमार्क के और दुनिया के तमाम इलाकों के जंगलों की खबरों को खबरों से कोई एक फुटेज आप लेते हैं और यहाँ पर वॉइस ओवर देकर आप उसकी पैकेजिंग कर रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? उर्मिलेश जी, पहली बार विनीत से हम पूरी तरह एग्री कर रहे हैं, हम लोग दो धुरी पे हैं, और पहली बार इतना सम्यक विवेचना किया है विनीत ने। बिल्कुल सही है, बच्चा डोरेमोन देख रहा है, अब एक टेलीविज़न है, कैसे आप न्यूज़ देखेंगे? और एक सम्यक विवेचना बिल्कुल होनी चाहिए कि न्यूज़ का कंटेंट ड्रिफ्ट हुआ है क्या। एडिटर को उसको बैलेंस करना है कि पैरामीटर्स जो नॉर्म्स के हैं उस पर वो स्टिक करे। क्या एडिटर्स में इतनी कुव्वत है, इतनी नैतिक साहस है? ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन इसी साहस को अंदर लाने की कोशिश कर रहा है। कितना सफल हुआ मैं नहीं जानता, ये तो आप लोग डिसाइड करेंगे। एक चीज़ और कह दें, आपने कहा कि आग दिखा रहे हैं। अरे भाई, किसने ये आग, उत्तराखंड के आग को किसने दिखाया? आपको पता कैसे लगा? हमने ललित मोदी दिखाया, हमने अभी विजय माल्या दिखाया, हम अब अगस्ता दिखा रहे हैं। कहां हम हट गए हैं? किस चीज से आपको लगता है हट गए? हाँ, अगर हम हटे हैं तो हमारी अप्रोचेबिलिटी नहीं है। विनीत ने सही कहा कि अर्जेंटीना में हमारा रिपोर्टर नहीं जाता, उतना कॉस्ट हम नहीं बियर कर सकते। और यूट्यूब, आज सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है कि हमारे पैरामीटर्स, हमारे इश्यूज डिटरमाइन हो रहे हैं सोशल मीडिया से, हमें उस पर दबाव पड़ रहा है। लेकिन एक बात आप मानेंगे कि जन दबाव एक बड़ा चीज होता है जिससे हम चीजों को बदलते हैं। ये इसीलिए आया था। जी, मैं आऊंगा सर। वैभव सिंह, आप क्या समझते हैं? एक तरफ विनीत कुमार कह रहे हैं और उसका तर्क भी वो दे रहे हैं कि इसके पीछे क्या कहानी है, इस कंटेंट में बदलाव के पीछे। दूसरी तरफ बीए के महासचिव के रूप में, एक पत्रकार के रूप में एनके सिंह साहब कह रहे हैं कि नहीं, हम तो वो भी कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए। आप कैसे देखते हैं? आप एक शिक्षाविद हैं, एक स्वयं लेखक हैं, सांस्कृतिक मामलों पर लिखते हैं, टेलीविज़न चैनलों, खासकर हिंदी चैनलों के बारे में आप कैसे देख रहे हैं इस कंटेंट में शिफ्ट को लेकर? देखिए, मुझे व्यक्तिगत तौर पे ऐसा लगता है कि जीवन के हर क्षेत्र की तरह पत्रकारिता के क्षेत्र में भी काफ़ी अराजकता है। राजनीति और शिक्षा के क्षेत्र में तो है ही है, पत्रकारिता के क्षेत्र में भी है। और पत्रकारिता की जो कुछ पुरानी परिभाषाएं थीं, जैसे खोजी पत्रकारिता, खोजी पत्रकारिता के बगैर पत्रकारिता जो है वो कभी की नहीं जाती थी। अब उसी खोजी पत्रकारिता को उन्होंने स्वरूप बदल दिया है। अब वो खोजी पत्रकारिता को उन्होंने कभी रावण की अस्थियों से को खोज रहे हैं, कभी वो खोजी पत्रकारिता के नाम पे मंगल ग्रह से अचानक से चले आने वाले एलियंस को खोज रहे हैं। तो खोजी पत्रकारिता जो कि सत्ता प्रशासन के खिलाफ हुआ करती थी, जो कि भ्रष्टाचार को पकड़ने के लिए हुआ करती थी, वही खोजी पत्रकारिता अंधविश्वास को जो है वो टीवी चैनलों से जोड़ने के नाम पे हो रही है। ये खतरनाक प्रवृत्ति है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो इस तरह की एक बड़ा परसेंटेज है, एनके सिंह जी कह रहे हैं कि बात ठीक है कि आप उत्तराखंड के जंगलों के बारे में भी आप दिखा रहे हैं, लेकिन एक खबरों में एक बड़ा परसेंटेज ऐसा है जिसमें इस तरह के अंधविश्वासों को दिखाया जा रहा है। मार्केटिंग, टीवी चैनलों के मार्केटिंग मानती है कि इस देश में अंधविश्वास और आस्था और धर्म का एक बड़ा बाजार है। उस बड़े बाजार को हमें टैप करना है और उसको हमें न्यूज़ चैनल से जोड़ना है। उनकी मार्केटिंग टीम इस तरह के सर्वे करके बताती है। तो उसके कारण जो है वो खबरों का, वास्तविक खबरों का परसेंटेज कम हो जाता है और इस तरह की मनगढ़ंत खबरों का, जो कि खबरें नहीं होती हैं, उन खबरों को खबर बना दिया जाता है। और ये मैं बात जोड़ अंडरलाइन करके कहना चाहता हूँ कि इस तरह की चीज़ें संविधान विरोधी हैं, क्योंकि हमारे आर्टिकल 51A में ये बात साफ साफ कही गई है कि
देश के नागरिक का एक फंडामेंटल ड्यूटी है, एक कर्तव्य है कि वो साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी और रिफॉर्म के लिए वो प्रतिबद्ध रहेगा। जी वर्तिका, तीन वक्ताओं की बात आ चुकी है सामने और तीनों अपने अपने ढंग से चीज़ों को पेश कर रहे हैं। आप कैसे देखती हैं इस पूरे पहलू देखिए, को? मुझे ये लगता है कि मीडिया के मालिक ने ये तय किया है और उसी को सबको परोसा है कि जनता को क्या स्वाद लगेगा। मीडिया के मालिकों को लगा कि शायद जनता को चटनी स्वाद लगेगी और अचार स्वाद लगेगा, तो मेन मील एक तरफ हो गया, चटनी और जो मसालेदार अचार है वो हमारा मेन मील बन गया, एक तरह से वो रिप्लेस कर दिया गया। कन्फ्यूजन हमें तब दिखने लगी खास तौर पे जब एंटरटेनमेंट और उसके साथ जुड़ने लगी सीरियस न्यूज़, और हमने सोचा कि अब इसे फिल्टर करके हम किस चीज़ को ज़्यादा बेचें, और उसके आधार पर चीज़ें बिककर आने लगी। हमें भारतीय ब्रॉडकास्टिंग इतिहास को याद रखना चाहिए। 1959 में जब पहली बार दूरदर्शन का जन्म हुआ, दूरदर्शन को बहुत से साल मिले क्योंकि तब तक वो अकेला था, वो शहंशाह था बाजार में। और जब ये शहंशाही टूटने लगी, नया मीडिया, जब प्राइवेट मीडिया आने लगा, प्राइवेट मीडिया ने अपने आप बहुत हड़बड़ी में तय किया कि पब्लिक को क्या पसंद आएगा। हमारी सारी बहस इस बात को लेकर है कि क्या फॉर पब्लिक इंटरेस्ट है और क्या इन पब्लिक इंटरेस्ट है। हम जो दिखा रहे हैं क्या वो पब्लिक के हित में है या हम जो दिखा रहे हैं वो पब्लिक के स्वाद में है। मामला स्वाद का ज़्यादा है, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि जनता हमेशा यही चाहती है। जनता सीरियस इश्यूज़ को भी चाहती है, जनता बहुत ज़्यादा मीडिया लिटरेट होने लगी है, उसकी समझदारी के पैमाने बड़े हैं। मुझे लगता है कि इस समय इस पूरे दौर में बहस इस बात पर भी होनी चाहिए कि मीडिया मालिक क्या अकेले टीआरपी के आधार पर ये तय करने लगे हैं कि प्रिंस का गड्ढे में गिरना, उसे इतने घंटों तक दिखाया जाना, या फिर किसी बच्चे का हवा में 3 सेकंड के लिए उड़ जाना और उसी शॉट को बार बार दिखाया जाना, या फिर जंगल की कोई ऐसी कहानी जो प्योरली एंटरटेनमेंट बेस्ड है और वो प्राइम टाइम पर अगर आ रही है, तो क्या हमारी सरोकार की पत्रकारिता हाशिए की जगह तो नहीं ले रही? क्योंकि पी सायनाथ भी एक तरफ एक ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने गंभीर पत्रकारिता की और वो सम्मानित हुए, दूसरी तरफ एक ऐसी पत्रकारिता है जो कॉमेडी पत्रकारिता है, वो सम्मानित कम हुई लेकिन हास्य बहुत लाई। नहीं, टेलीविजन पर भी वर्तिका, टेलीविजन पर भी अच्छे प्रोग्राम्स आ रहे हैं। जंगल की कहानी वहाँ भी दिखाई जा रही है और वहाँ भी आज के तमाम रिलेवेंट और बर्निंग इश्यूज जो हैं वह भी टेकअप हो रहे हैं। लेकिन सूचना और ज्ञान जो दो पहलू मीडिया में होना चाहिए, उनका जो दो एक मकसद होना चाहिए, उसको वो आगे बढ़ा रहे हैं। एक अंतराल के बाद हम फिर इस चर्चा को आगे ले जाएंगे अपने 4 मेहमानों के साथ। हम मीडिया मंथन की आज की चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं। हम आज बात कर रहे हैं कि अगर टेलीविज़न चैनलों के कार्यक्रमों में एक बेतुकेपन का टीवी शास्त्र उभर रहा है तो आखिर इसकी कहानी क्या है, इसकी आधार भूमि क्या है? विनीत, हम यही समझना चाहते हैं आपसे, अपने दर्शकों के लिए, कि ये ठीक है कि हम उत्तराखंड की कहानी भी कभी कह देते हैं, कभी लद्दाख की बाढ़ के बारे में भी बता देते हैं, संसद में होने वाली चर्चा की भी एक झलक दिखा देते हैं, लेकिन कमोबेश जो बड़े हिंदी चैनलों का, छोटे बड़े मझोले हर तरह के चैनलों का आज की तारीख में जो पूरा रुझान है वह ये कि कैसे एक ख़ास ढंग से लोगों को आकृष्ट किया जाए, कैसे रेटिंग्स बढ़ाई जाए, और रेटिंग्स भी अच्छे कार्यक्रमों के आधार पर नहीं, सूचना के आधार पर नहीं, लोगों को ज्ञान से लैस करने के आधार पर नहीं, उनको भड़का कर, उनको उत्तेजित करके, उनको प्रोवोक करके। इसीलिए अगर देखा जाए तो चैनलों के जितनी कहानियां हैं, यहाँ तक कि खबरें भी हैं, उनमें उनका जो स्वभाव है कहीं ना कहीं उत्तेजना से भरा हुआ है। इस कंटेंट को आप कैसे देखते हैं? पहली बात तो उर्मिलेश की टीआरपी के लिए टीआरपी सब कुछ नहीं है। इस देश में 750 से ज़्यादा चैनल हैं और सारे टेलीविजन टीआरपी के लिए काम नहीं करते हैं चैनल। अगर आप बार बार कह रहे हैं कि टीआरपी के कारण सब कुछ हो रहा है, इसका मतलब है आप उसको एक सुरक्षा कवच दे रहे हैं। उनके कई तरह के जो धत्कर्म है उस पर आप पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे कंटेंट आ रहे हैं जिसका दूर दूर से टीआरपी से रिश्ता नहीं है और इम्पैनल्ड भी नहीं है। बार्क में बहुत सारे इम्पैनल्ड भी नहीं, इसके पहले टाइम में इम्पैनल्ड भी नहीं थे, तो टीआरपी से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। तो क्या हम ये माने, जो हम आपसे बुनियादी, जो हमारा बुनियादी सवाल यही था कि क्या ये सिर्फ टीआरपी का मसला है
क्योंकि जो आप कह रहे हैं हमारा सवाल वो नहीं था। हमारा सवाल है कि क्या ये टीआरपी का सिर्फ मामला है या ये कुछ और है? नहीं नहीं, ये टीआरपी का मसला सीधे सीधे नहीं है। आप जिसको खबरों का बेतुकापन कह रहे हैं वो दरअसल टेलीविजन का बहुत ही सुचिंतित और सुव्यवस्थित अर्थशास्त्र है। कंटेंट के स्तर पर वो आपको बेतुका दिख रहा है, लेकिन बैलेंस शीट के स्तर पर वो बहुत बैलेंस्ड है, वो बहुत सुचिंतित है। एक बात सिर्फ मैं ये जोड़ना चाहता हूं, आप मुझे कोई भी एक चैनल 60 दिन तक शुरुआती कवरेज बताइए कि वो सीरियस नहीं है। वर्तिका जी ने कहा कि टेलीविजन ने हड़बड़ी में अपनी रणनीति तय कर दी। ये उसी देश का प्राइवेट चैनल है जो अपने शुरुआती दौर में दूरदर्शन से ज्यादा साख है। आज तक पर जब रॉयटर ने रिसर्च किया तो उसे दूरदर्शन से ज्यादा क्रेडिबल चैनल बताया। हर चैनल शुरू में 90 दिन 100 दिन जो हार्डकोर न्यूज दिखाते हैं, इसका मतलब, और पॉपुलर होते हैं, लोगों के बीच पकड़ बनती है, इसका मतलब है कि लोग हार्डकोर न्यूज देखना चाहते हैं, कंटेंट देखना चाहते हैं, और इसी के बिना पर मार्केटिंग भी होती है। ये अलग बात है कि आगे चलकर वो इंफोटेनमेंट में शिफ्ट कर जाते हैं। इसलिए आप इसे बेतुका जो कह रहे हैं वो अर्थशास्त्र के स्तर पर बेतुका बिल्कुल भी नहीं है, बहुत बैलेंस्ड है। वैभव जी। अगर ये अर्थशास्त्र के स्तर पर बहुत बैलेंस्ड है तो जो एक माने एक विश्वव्यापी जिस ट्रेंड की बात बार बार हो रही है, पूरी दुनिया में हो रही है मीडिया समीक्षकों में, कि इवन अमेरिका में भी जिस तरह से ऐसी स्थितियों को, ऐसे चरित्रों को, ऐसे कंटेंट को जो वाकई बड़े बेतुके हैं लेकिन उनको लोकप्रियता विद इन द कोर्ट काफ़ी दिखती है, खासकर टेलीविज़न चैनलों के जरिए। ये जो ट्रेंड एक दिख रहा है समाज में हमारे, किसी ऐसे व्यक्ति को जो किसी बड़े धर्मगुरु को, किसी बड़े महापुरुष को, किसी बड़े लेखक को गालियां दे दे, उसको भी हम हाईलाइट करने लगते हैं। ये जो ट्रेंड एक बना है और इसको जिस तरह कंटेंट में हमने परिवर्तित कर डाला है टेलीविज़न चैनलों के, कैसे है देखते हैं? देखिए, मुझे तो व्यक्तिगत रूप से ये भी लगता है कि टेलीविज़न चैनल जो है वो केवल और केवल शहरी मध्यवर्ग तक को वो अपने ऑडियंस मानते हैं। बाकी वो मानते हैं कि बाकी इस देश की वास्तविक समस्याएं, जो लोग वास्तविक रूप में गांवों में, छोटे शहरों में जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं, वो अपने को वहाँ तक ले ही नहीं जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कुछ महानगर, कुछ बी ग्रेड के बड़े सिटीज़, उनका जो शहरी मध्य वर्ग है, उन तक उनकी समस्याओं, उनके सरोकारों तक ही वो अपने आप को केंद्रित रखें। इसीलिए आप देखेंगे टेलीविज़न में बहुत योग्य पत्रकार हैं, बड़े सामाजिक रूप से सजग पत्रकार हैं। वो जब अच्छा काम भी करना चाहते हैं तो टेलीविज़न के संपादक या उनकी मार्केटिंग टीम उन लोगों को हतोत्साहित करती है। और इस तरह की जो हम अब तक पिछले कई दशकों से समझते रहे कि सरोकार की पत्रकारिता, उस सरोकार की पत्रकारिता का वो बड़े फूहड़ ढंग से वो हंसी उड़ाती है, जबकि सरोकार की पत्रकारिता भारत जैसे देश में बहुत ज़रूरी है। ये बात सही है कि अमेरिका या यूरोप के देशों की पत्रकारिता भारत जैसे देशों की पत्रकारिता से अलग होगी। भारत में जैसी समस्याएं हैं, भारत में जैसे किसानों की समस्याएं हैं, जैसे जितना बड़ा यहाँ का लोअर मिडिल क्लास है, वो हो सकता है कि अमेरिका और यूरोप में ना हो। तो भारत की पत्रकारिता को तो सरोकार की पत्रकारिता बनना पड़ेगा। लेकिन क्या वर्तिका जो सरोकार की पत्रकारिता की बात कर रहे हैं, ये ठीक है, अभी सूखा पड़ा है देश में, भयानक स्थितियां हैं, अनेक देश के राज्य जो है उसमें झुलस रहे हैं, लोग आत्महत्या तक करने के लिए मजबूर हो गए हैं, कुछ लोग मर रहे हैं पानी के बगैर। लेकिन अगर टेलीविज़न चैनलों में आप देखिए, खासकर मैं फिर हिंदी चैनलों की बात करूंगा क्योंकि वो बहुत देश के चर्चित, सबसे अधिक देखे जाने वाले चैनल हैं, उनमें अगर देखिए तो ठीक है, कभी सूखे की कहानी भी एक चल जाती है ताकि लगे कि हाँ ये भी हम दिखा रहे हैं। लेकिन कंपटीशन बेहतरी का कहाँ हो रहा है? कंपटीशन हो रहा है, सारे के सारे चैनल हिंदी के जंगल न्यूज़ चला रहे हैं ज़्यादातर, और जंगल न्यूज़ में जंगल नहीं है, जीव नहीं है, सिर्फ मजाक है जंगल और जीव के नाम पर। जी जी, मुझे ऐसा लगता है तो टीआरपी के नाम पर, और दूसरा ये कि हम ये मानते हैं क्योंकि दर्शक को ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है, ऐसा हम सोचते हैं, इसलिए हम ज़्यादातर चीज़ें दर्शक पर डाल देते हैं। जो मैं पहले भी बात कह रही थी, हमें दर्शक पर हर बात को नहीं डालना चाहिए। दर्शक चाहता है कि उसे सीरियस न्यूज़ दी जाए, दर्शक भी जानना चाहता है कि सूखा किन इलाकों में क्यों है और उससे कैसे जुड़ा जाए, उससे कैसे बचा जाए। आप देखिए कि सरकारों के बदलते बदलते में हमने देखा कि कैसे ट्विटर का एक दौर शुरू हुआ, कैसे अब चीज़ें फेसबुक पर मंत्रालय अपनी चीज़ों को डालने लगा और जनता उससे जुड़ रही है। अभी जब विनीत कह रहे थे कि सोशल मीडिया का दबाव है, बिल्कुल है। सोशल मीडिया के उस छोटे से स्पेस ने उस दबाव को इतना बढ़ाया है और उतनी समझ को भी बढ़ाया है। अब ये अलग बात है कि हर आदमी और हर उपभोक्ता उसको अलग तरह से लेता है, ये एक अलग बात हो सकती है। लेकिन एट द सेम टाइम हम ये नहीं कह सकते कि सारा सरोकार की जो पत्रकारिता है वो अकेला सोशल पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर कर रहा है, कमर्शियल मीडिया नहीं कर रहा है, या वैसे वर्सा। दोनों अपनी अपनी तरह से कर रहे हैं, लेकिन अभी सीखने के लिए बहुत कुछ बाकी है। अभी हम काफी पीछे हैं उस दौर की पत्रकारिता तक पहुंचने के लिए। एनके सिंह, आप क्या समझते हैं कि क्या आज के दौर में
जो हमारे टेलीविज़न चैनल जिनका बहुत बड़ा रोल है, हम मानते हैं उनके रोल को कोई इग्नोर नहीं कर सकता, नज़रअंदाज नहीं कर सकता, क्या एक सशक्त हस्तक्षेप की ज़रूरत है, चाहे वो बीए के स्तर पर हो? एक सेकंड, मेरा पूरा सवाल सुन लें। चाहे वो बीए के स्तर पर हो, चाहे वो इससे ज़्यादा ताकतवर सेल्फ रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ का इवॉल्व किया जा सके, या बाहर से कोई रेगुलेशन के लिए ज़्यादा इंडिपेंडेंट, ज़्यादा प्रो सोसाइटी कोई मैकेनिज्म सामने आवे जो स्टेट से, गवर्नमेंट से बिल्कुल अलग हो? नहीं, बड़ी सीधी सी बात है कि हमेशा हर इंस्टीट्यूशन को जो पब्लिक डिलीवरी उसमें है उनको हमेशा इम्प्रूव करना होता है, क्योंकि पब्लिक एस्पिरेशन उन इंस्टीट्यूशंस को लेके बदलते रहते हैं। मीडिया को भी अपने को आत्ममंथन करना होगा। आप जो ये प्रोग्राम करा रहे हैं, जो क्रिटिक्स हैं, जो कहते हैं, हम लोग उसको बड़े संजीदा भाव से लेते हैं, पर मुश्किल ये है कि आपकी इंफॉर्मेशन मीडिया को लेके कहीं बायस जॉन्डिस टाइप से तो नहीं देखते हैं। यहाँ हो ये रहा है कि अक्सर जॉन्डिस है, क्योंकि बड़ा अच्छा लगता है मीडिया को क्रिटिसाइज करना, आप इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग हो जाते हैं, हाई मॉरल पेडेस्टल पे आ जाते हैं। जरा अंदर जाके तो देखिए, टीआरपी कोई बड़ी गंदी चीज नहीं है। हमने बड़ी चीजें, आज अगर ड्राउट आप देख रहे हैं, कौन कहता है कि ड्राउट के इन डेप्थ स्टोरी नहीं हुई है? सेंट्रल ग्राउंड वाटर कमीशन की सारी रिपोर्ट इंडियन मीडिया ने दिखाई है, आपने नहीं दिखाई उतनी। तो आप हकीकत समझे कि कॉमर्शियल मीडिया, प्राइवेट मीडिया काफी काम कर रहा है। हाँ, ये है, हम सरोकार की जो बात कही शायद जानकारी नहीं है, आज तक 8000 टाइम मीटर थे जो कि 6 बड़े शहरों में लगे थे पिछले 12 साल से। अभी आके इस गवर्नमेंट ने और पिछली गवर्नमेंट ने एक बहुत हम लोग के दबाव की वजह से टाइम मीटर्स 35,000 किए हैं। आज हम बुलंदशहर भी कवर कर रहे हैं, गोपालगंज भी बिहार का कवर कर रहे हैं, और उड़ीसा का कालाहांडी भी कवर कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही है विनीत कुमार कि अगर मीटर्स बढ़े हैं, अगर उनका सेमी अर्बन एरिया एग्जैक्टली 5 साल में ये पूरा कैरेक्टर कंटेंट का बदल जाएगा। लेकिन रूरल इंडिया का कवरेज अगर भारतीय टेलीविजन चैनलों में, अखबारों की तो बात छोड़ दीजिए, अखबारों में दिलचस्प बात यह है कि हिंदी के अखबार भी 2.4% से ज्यादा रूरल इंडिया का कवरेज नहीं करते। देश में रूरल इंडिया का कवरेज सबसे अधिक करने वाला अखबार एक अंग्रेजी का अखबार है, जो सर्वे के मुताबिक, और एथेंटिक सर्वे CSDS ने कराया था देश के टॉप अखबारों का, उसमें 3.2 आया था अंग्रेजी के अखबार का रूरल इंडिया का कवरेज। इंडियन टेलीविजन अगर देखा जाए, खासकर हिंदी के चैनल, उनका रूरल इंडिया का कवरेज बेहद पुअर है। लेकिन विनीत, मेरा ये सवाल है कि क्या ये जो मीटर्स बढ़ रहे हैं, क्या इनका कंटेंट पर भी कोई प्रभाव पड़ रहा है, जैसा दावा कर रहे हैं इनके सिंह साहब? नहीं, ये बार बार सरकार कह रही थी जब डिजिटलाइजेशन का पूरा दौर शुरू हुआ, तो यही था कि रेवेन्यू हमारा जो है वो सब्सक्रिप्शन से जितना ज़्यादा आएगा, हमारा विज्ञापन और टीआरपी पर निर्भरता घटेगी। लेकिन अभी जो ट्रेंड बना है उसमें बहुत ऐसा दिख नहीं रहा है कि वो ऑडियंस ड्रिवन मटेरियल हमारे सामने आएगा। ऐसा इसलिए कि आप जिसको ग्रामीण और शहरी में बांट कर देख रहे हैं, ये मास ऑडियंस है, आप इसको नागरिक की तरह मत समझिए। हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हम एक टेलीविजन के दर्शक को नागरिक समझते हैं, वो मास है, और उस मास को बहुत बेहतरी तरीके से, बड़ी बारीकी से कल्टीवेट कर दिया गया है। अब वो नागरिक की तरह नहीं सोचेगा, वो ग्रामीण की तरह नहीं सोचेगा। आखिर क्या वजह है कि पूरे हिंदुस्तान में ग्रामीण इलाके में चाइनीज मोबाइल पर लोग वही कंटेंट देख रहे हैं जो दिल्ली या एनसीआर में देख रहे हैं? तो हमें मास को और नागरिक को, यानी एक दोनों में अंतर रखना आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि ऐसा करके आप उस ग्रामीण को उसके परिवेश से, उसके चैलेंजेस से, उसके सरोकारों से, उसके सवालों से बिल्कुल मरहूम कर रहे हैं? आप चाहते हैं कि वो एक ऐसी दुनिया में रहे जो उसकी वास्तविक दुनिया नहीं है? ये हम नहीं चाहते हैं, लेकिन उनके लिए एक दूसरी दुनिया बना दी गई है। और दुर्भाग्य है कि एक ग्रामीण जरूरी नहीं कि ग्रामीण सवालों से ही अपने को जोड़ करके देखे। वैभव, क्या भारत का जो मीडिया उद्योग है, जिसमें एक बड़ा कंपोनेंट टेलीविजन चैनलों का है, प्राइवेट चैनलों का, क्या इस काम को वो नहीं कर रहा है कि लोगों को उनकी सच्चाइयों से काटकर एक ऐसी दुनिया में ले जाना जो उनकी अपनी दुनिया नहीं है? नहीं, ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है कि प्राइवेट न्यूज़ चैनल एक तरह का एक मायालोक रचता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो उसमें न्यूज़ कंटेंट लगातार कम होता जा रहा है। न्यूज़ चैनल जो है वो एंटरटेनमेंट के कंटेंट को बढ़ा रहा है। कई बार फिल्मों के दृश्यों के जरिए, कई ऐसे लोगों के साक्षात्कारों के जरिए जो कि ग्लैमर वर्ल्ड का हिस्सा हैं, वो इस तरह से अपने एक न्यूज़ चैनल को चलाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि उसको ये मुझे लगता है कि भ्रम है जी। देश की जनता को कोर न्यूज़ चाहिए, असली ठोस समाचार चाहिए इस देश के बारे में। लेकिन उनके सलाहकार ऐसे हैं या खुद वो ये सोचते हैं कि नहीं, हम न्यूज़ के अलावा अगर कुछ देंगे तो शायद जनता हमसे ज़्यादा जुड़ेगी। उल्टा होता है।
न्यूज़ चैनल की क्रेडिबिलिटी कम होती जाती है। लोग जो न्यूज़ चैनल पे ज़्यादा टाइम देते थे वो ये बाद में सोचने लगते हैं, अरे छोड़ो, इस पे तो कोई खबर हमें दिखती नहीं है जिसका हमारे जीवन से संबंध है। तो वो धीरे धीरे कुछ समय तो आपको देखते हैं, आनंदित भी होते हैं, लेकिन वो दूसरे चैनलों की वो शिफ्ट कर जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि न्यूज़ चैनल जो है वो कई बार खुद को भ्रम में रखते हैं कि न्यूज़ के अलावा हम कुछ परोसेंगे तो उससे हमें ज़्यादा लाभ होगा, जबकि उससे उनका उल्टा नुकसान हो रहा है। लेकिन वर्तिका, क्या चैनल में अगर टेलीविज़न चैनल बेहतर स्टोरीज दें, अगर वो ज़्यादा अपने रिपोर्टर्स को न्यूज़ गैदरिंग के लिए डिप्यूट करें, उस पर खर्च करें, अच्छी चर्चाएं कराएं, तो क्या वो बिकेगा नहीं? आपके हिसाब से क्या वही चीज़ें बिकती हैं जो कूड़ा करकट हैं, जो सूचना के स्तर पर, सरोकार के स्तर पर, ज्ञान के स्तर पर कुछ भी इजाफा नहीं कर रही हैं आपके या दर्शक के? क्या 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 अच्छी चीजें नहीं लोकप्रिय हो सकती? देखिए, पहली बात तो ये कि हर चीज क्यों बिके, हर चीज से मुनाफा क्यों आए? अगर 24 मैं मुनाफा की बात नहीं कर रहा हूँ, लोकप्रियता की, एक्सेप्टेबिलिटी की, एक्सेप्टेबिलिटी हम ये क्यों माने कि दर्शक को या उस पूरे की पूरे ऑडियंस को वो चीज समझ में नहीं आएगी या वो एप्रिशिएट नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। 24 घंटे के पूरे रन ऑर्डर में ये बात तो हम मान सकते हैं कि कांस्टेंट फीडिंग मुश्किल है, लगातार नई खबर आए ये मुश्किल है। अमेरिका में भी ये माना गया, हर पूरी दुनिया में माना गया, 24 घंटे आप फ्रेश न्यूज़ बुलेटिन नहीं दिखा सकते क्योंकि उसकी मुश्किलें हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव माध्यम है। तो आप क्या करते हैं? आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप रिसाइकिल करेंगे, आप रिसाइकिल करेंगे। अगर आपके पास देश के बारे में 24 घंटे खबरें नहीं है तो आप ये बताइए न्यूज़ चैनल में कितनी ऐसी खबरें हैं जिससे हम विदेशों के बारे में ठीक से सही विश्लेषण परख रिपोर्टिंग जिसमें हो। नहीं, मैं ये बात हमारे पास अमेरिका में इलेक्शन चल रहा है जी, लेकिन आप यहाँ पे खबर दिखा रहे हैं कि बिल्ली रास्ता काट जाती है तो उसका क्या मतलब, उसके बारे में आप खबर दिखाते हैं। आप श्रीलंका में आप रावण की अस्थियां खोज रहे हैं। अमेरिका में आपने कितनी खबर आप दिखा रहे हैं अमेरिका के इलेक्शंस के बारे में? कितनी आप खबर दिखा रहे हैं कि सचमुच जो है इस देश के बहुत सारे देश बिल्कुल अंत में मेरे पास समय कम है वर्तिका, मैं एक बात ही कहना चाहूंगी कि रावण की अस्थियां ढूंढने के लिए ओबी वैन को वहां नहीं भेजने की हर बार जरूरत है। कुछ चीजें आपको इमेजेस से मिल जाती हैं, कुछ आपको यूट्यूब से मिल जाता है, आप बांध देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है नहीं, आप सिर्फ रावण की अस्थियां नहीं खोज रहे हैं, माफ कीजिएगा, आप रावण की अस्थियां सिर्फ नहीं खोज रहे हैं, रावण संहिता का बाकायदे पाठ भी कर रहे हैं। विनीत, हम एक समझना चाहते हैं कि आप बीबीसी के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं दुनिया में जो देखे जाते हैं, जिनके आधार पर उस देश के पॉलिटिकल डिस्कोर्स का एक कंटेंट भी तैयार होता है। आप अपने देश में ही देख लीजिए, आप हो सकता है कहें कि वो चैनल रेटिंग के हिसाब से बहुत आगे नहीं है, लेकिन उन्हीं चैनलों पर दिखाए जाने वाले प्रोग्राम रेटिंग में भी किसी से कम नहीं है। क्या अच्छी रेटिंग के बीच में प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा नहीं संभव है? बिल्कुल संभव है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि टेलीविजन का जो बिजनेस है, वो धंधा जो है, वो टेलीविजन कंटेंट पर सिर्फ नहीं है, उसके कई सारे दूसरे कई चैनलों के लिए टेलीविजन चलाना सिस्टर बिजनेस है, उसका मदर बिजनेस कुछ और है। इसलिए उर्मिलेश, जो टीवी पर कंटेंट दिख रहा है उसमें रियल एस्टेट, चीट फंड और तमाम तरह के बिजनेस का एक कोलैबोरेशन है। Exactly. वो दर्शक को सिर्फ टीवी कंटेंट दिख रहा है, लेकिन उसके पूरे ऑपरेशन में सिर्फ टेलीविजन कंटेंट पर बात नहीं की जाती है। बहुत स्ट्रेटजी है उसकी अलग अलग। आप विनीत वहीं जा रहे हैं, मेरा यही सवाल था कि क्या यह रेटिंग का मसला है, रेटिंग बहुत पीछे चला जाता है उसके आगे, या कुछ और है? तो ये कुछ और है। और अंत में हम आप चारों लोगों का इस कार्यक्रम में आने के लिए और विचार करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मुझे लगता है कि जो कुछ आप लोग कह रहे हैं, जो मैं निष्कर्ष निकाल सकता हूं, वो न्यूज़ चैनलों, खासकर भाषाई चैनलों को रेटिंग के लिए अच्छे प्रोग्राम्स का खाका बनाना चाहिए। उन्हें यह देखना होगा कि रेटिंग के लिए उल जलूल और बेतुकी खबरों और कार्यक्रमों का सहारा क्यों लिया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके न्यूज़ रूम्स अयोग्य और असमर्थ लोगों से भरे हैं, या समर्थ और योग्य लोग हाशिए से बाहर हैं? अगर ऐसा है तो उन्हें अपनी नियुक्ति प्रक्रिया पर विचार करना होगा। योग्य और समर्थ लोगों के बगैर आप अच्छे कंटेंट की उम्मीद नहीं कर सकते। अच्छी प्रतियोगिता में अच्छे लोग ही उतर सकते हैं। अगर वे समर्थ, योग्य होते हुए भी किसी योजना के तहत खबरों के ट्रिविलाइजेशन में लगे हैं तो समाज और सत्ता को इस पर गंभीरता से सोचना होगा। सेल्फ रेगुलेशन के चौंचले से बात नहीं बनेगी। इसके लिए निष्पक्ष और सक्षम रेगुलेशन की जरूरत है। इन शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।